हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ पढ़े। आज हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999, जिसको शॉर्ट में आईआरडीआई भी कहते हैं। ये वीडियो दो छोटे पार्ट में होने वाली, दो छोटे इजी पार्ट जो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप लॉ, बीकॉम, एमबीए कर रहे हैं। आपके अगर सिलेबस में है तो इट विल बी वेरी इजी एंड बहुत डिटेल्ड होगा बट छोटा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नाम में 1999 है, हाँ भाई, तो 1999 का एक्ट है। 29 दिसंबर 1999 को बनके तैयार हुआ, केम इनटू फोर्स हुआ 19 अप्रैल 2000 को। क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? इंश्योरेंस को। मतलब एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि इंश्योरेंस को रेगुलेट करेगी। तो भाई आप कहोगे कि 1999 में आया, तो क्या इससे पहले इंश्योरेंस नहीं थे इंडिया पे? क्या इससे पहले कोई उसको कंट्रोल नहीं करता था? नहीं भाई, इंश्योरेंस तो हमेशा से थे, तो कंट्रोल तो होने चाहिए। हाँ, कंट्रोल होते थे। कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस के द्वारा होते थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। बट ये इंडिपेंडेंट नहीं था। मतलब ये पूरा ही पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल था। मतलब नो इंडिपेंडेंस टू देम कैसे फंक्शन करेगा। अब जो अथॉरिटी बनती है इसके अंदर, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। बट ये एक इंडिपेंडेंट स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी इसलिए क्योंकि लेजिस्लेचर बना रहा है इसको, एक एक्ट बना रहा है, इसलिए वो स्टैच्यूटरी बॉडी हो गई है। और ये सुपरवाइज करेगी इंश्योरेंस इंडिया की, जो भी इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की, और कैसे पॉलिसी होल्डर्स हमारे इतने, उनको प्रोटेक्ट करेगी। अरे ठीक है, बट ये आया कैसे? कहना देखो, अब 1991 1990 में आपको पता है एलपीजी हो रहा है, पॉलिसी आ गई थी इंडिया में। तो गवर्नमेंट को लगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो चेंज हो रही है, और हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे करंट रेगुलेशंस भी लाएं जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर ज़रूरत है, जिससे हम थोड़े फ्लेक्सिबल हो पाएँ, एक अच्छे मॉडर्न की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा पाएँ। तो उन्होंने एक आर एन मल्होत्रा साहब को अपॉइंट किया चेयरपर्सन, और उन्हीं के नाम से कमेटी बनी, आर एन मल्होत्रा कमेटी, जिन्होंने 1994 में अपनी रिकमेंडेशन दी। क्या बोलते हुए? कि हमें प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। क्यों? अरे भाई, 1999 से पहले सब कुछ ही स्टेट स्टेट कंट्रोल था। मतलब एल थी गवर्नमेंट कंट्रोल, जनरल इंश्योरेंस तक गवर्नमेंट कंट्रोल। तो हमें प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। हमें एफडीआई चाहिए, बाहर की कंपनी जाके पैसा लगाएं, नई कंपनीज खोले, पॉलिसी होल्डर्स का फायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो लोगों को लेस प्रीमियम देना पड़ेगा। कोई 100 में प्रीमियम दे रहा होगा तो कोई 80 में देगा, जिससे पॉलिसी होल्डर प्रमोट होंगे, का इंटरेस्ट प्रमोट होगा। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाओ जो इन पे गवर्न करे इसको, और वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उन्होंने ये बोला, और आखिर में ये इसी सजेशंस को लेके ये एक्ट बना। अगर आप इसका प्रियम्बल पढ़ते हो इस एक्ट का, तो यही बोलता है कि हम जो इंश्योरेंस, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करेंगे और प्रमोट करेंगे इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। और ये एक और बात बोलता है कि अमेंड करेंगे इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट और जनरल इंश्योरेंस एक्ट। क्यों? क्योंकि ये एक्ट थे। अब ये एक्ट को क्यों अमेंड कर रहा है? क्योंकि भाई सब कुछ कनेक्टेड है। तो इंस्टेड ऑफ अमेंडिंग सेपरेटली, अलग अलग बिल्स बनते, फिर उनको अमेंड करते, फिर पास होते या नहीं होते, उन्होंने एक ही एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट करना चाहा, ताकि सब पे इक्वली लागू हो जाए। ठीक है। अब इस एक्ट के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, 32 सेक्शंस हैं, 3 शेड्यूल्स हैं। ओके, चलते हैं। अब आपने बोला कि एफडीआई की बात करी थी उन्होंने, प्राइवेटाइजेशन की बात करी, तो हम कैसे मान लें कि किया? तो अगर आप इंश्योरेंस एक्ट 1938 में जो अमेंडमेंट हुआ होगा, उसका 7A जाके पढ़ोगे, तो वहां लिखा है कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कोई सी भी कंपनी होगी जो कंपनीज एक्ट के अंदर है। प्राइवेट कंपनी आती है इसके अंदर, तो कंपनीज एक्ट के अंदर देखो प्राइवेटाइजेशन हुआ। बट 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर आएगी तो उसको 1 साल के अंदर पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। मतलब उसको लिस्ट होना पड़ेगा, हैज टू गो पब्लिक। जितनी भी कंपनी शेयर मार्केट में देखते हो, दे आर ऑल आर पब्लिक कंपनी। तो ऐसे ही कोई भी प्राइवेट आएगी वो बन सकती है, उसको थोड़े 1 साल के अंदर अपना आईपीओ ला के पब्लिक में जाना पड़ेगा। सेकंड बोलता है कि फॉरेन इक्विटी शेयर 26% से ज्यादा नहीं होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लिमिट रखा ताकि हमारा भी कंट्रोल रहे, फॉरेन इंडस्ट्रीज का ज्यादा ना बढ़े, वो अच्छा व्यवस्था। और हमारे इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस या री इंश्योरेंस बिजनेस को अच्छा था कि अच्छे से रेगुलेट हो। जनरल इंश्योरेंस, आप लाइफ इंश्योरेंस समझते हो, जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करता है। जनरल इंश्योरेंस जो सब कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। री इंश्योरेंस बिजनेस होता है जब कंपनी जो आपको इंश्योरेंस देती है वो खुद अपना इंश्योरेंस कराती है। अरे भाई, अगर तुम हमारे घर को जला, तुम्हारा घर जल जाए, उसके लिए तुम इंश्योरेंस ले रहे हो, तो कंपनी तो जल सकती है, तो उसको कौन देगा? वो खुद को थोड़ा ना देगी। वो उससे ही बड़ी कंपनी होती है जिसके पास वो प्रीमियम भरती है और ऐसे समय के लिए इंश्योरेंस लेती है। ठीक है। अब ये जो एफडीआई है ना, ये समय समय पे चेंज हुआ है। 2000 में 26% था, 2015 में 49% हो गया, 2021 में 74% हो गया, और 2026 में सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट के साथ पास होने से 100% एफडीआई आ गया है। अब ये डिबेटेबल इशू है, चल रही है या नहीं चल रही, अब क्या सही है। अब अभी इसको छोड़ो, एक्ट पढ़ो। अब
पहला सेक्शन प्रिलिमिनरी के अंदर आता है, कुछ नहीं है भाई, इसका नाम बता रखा है, इसको ये एक्ट बोलेंगे, हर जगह पे अप्लाई होगा, पूरे कहाँ कब लागू हुआ, डेट लिखी हुई है मेंशन। सेक्शन 28 पढ़ो, ये एक्ट एडिशन में है, बोला था ना वहां पे मैंने कि सारे एक्ट्स हैं उनको सब कुछ साथ लेके चल रहा है, तो ये एक्ट एडिशन में है, किसी को दबा नहीं रहा है, सबके साथ चलेगा, सप्लीमेंट करेगा। जो हमने देखा अमेंडमेंट किया, तो सेक्शन 30 के अंदर मेंशनड है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 अमेंड हो गया, वो कहाँ पे अमेंड हुआ, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है। सेक्शन 31 बताता है कि लाइफ इंश्योरेंस शेड्यूल 2 के अंदर मेंशन है। सेक्शन 32 बताएगा कि जो जनरल नेशनलाइजेशन बिजनेस है वो थर्ड शेड्यूल में। तो जितने भी शेड्यूल हैं ये आपको बैक ऑफ द एक्ट मिल जाएंगे, आपके देखना हो प्लीज देखिएगा। अब डेफिनेशन कुछ काम की नहीं है, कुछ मैंने मार्क कर रखी है, जो एक बार देख लो, मैंने ऐसे कुछ काम है नहीं इनका। अथॉरिटी है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या लिखी है, सेक्शन 3 में डिफाइंड है। अभी देखते हैं, इंटरमीडिएट और इंश्योरेंस इंडिविजुअल समझ लो, दोनों एक ही चीज है, उसमें कौन कौन आते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर आते हैं, री इंश्योरेंस ब्रोकर आते हैं, कंसल्टेंट, एजेंट्स, ब्रोकर्स, लॉस असेसर, जब आपका असेस करना पड़ेगा किसी लॉस होएगा तो वो होते हैं। मेंबर, अब ऐसे 3 मेंबर दे रखे हैं इसके अंदर, एक होल टाइम, चेयरपर्सन, पार्ट टाइम, इनको कलेक्टिवली जब बोलोगे ना तो एक मेंबर बोलोगे, बस ये याद रख लो। ये इंटरिम वाला कुछ नहीं है, 2 मिनट की स्लाइड, एक खत्म हो जाएगा पूरा सेक्शन, बिल्कुल स्ट्रेस और आएगा भी नहीं। प्रिस्क्राइब कौन होते हैं, जो रूल्स बनते हैं, प्रिस्क्राइब वर्ड कहीं भी देखो एक्ट में मतलब रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस क्या है, जो अथॉरिटी बनाती हैं, और बाकी सब छोड़ दो। और ये बोलता है कि अगर कोई एक्ट मतलब वर्ड का मतलब समझना जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं है, हम वो बाकी जो 3 एक्ट लिखे हैं उसमें से देख लेंगे, सिंपल। अब चैप्टर 2 आ गया, हमने अभी पढ़ा कि अथॉरिटी का है, तो सेक्शन 3 में डिफाइंड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब एक अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 3(1) के अंदर डिफाइंड हो गया। इसका क्या होगा, इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, मतलब अटल जी बोलते थे ये देश रहना चाहिए, तो अथॉरिटीज बोलती हैं कि चेयरपर्सन आएंगे जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, बिजनेस इंश्योरेंस कंपनी आती जाती है, बट ये अथॉरिटी रहनी चाहिए। हाँ तो भाई अथॉरिटी रहेगी, चेयरपर्सन आएगा मर जाएगा, नया आएगा, नए बंदे आएंगे, नई इंडस्ट्रीज आएंगी, चल जाएगा, लेकिन ये अथॉरिटी रहेगी हमेशा। इसकी कॉमन सील होगी, कॉमन सील के जरिए ये डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टी, खरीद सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन कर सकती है, लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकती है, और अपने नाम से उसको कोई सू कर सकता है, अगर उसको केस कर रहा है इसके नाम से करेगा। चेयरपर्सन ये नहीं कि मालिक चेयर, इसका तो हेड वो है, नहीं, अथॉरिटी के नाम से होगा। ये भी किसी को करेगी तो खुद के नाम से नहीं करेगी, बंदे जो अंदर है कि हमें तो उस पे नाम से करेंगे, हम तो राम वैसे शाम करेंगे, नहीं भाई, IRDAI वैसे शाम करेंगे, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अभी हैदराबाद तेलंगाना में। फोर्थ, द अथॉरिटी में एस्टैब्लिश अदर ऑफिस, मतलब कहीं उनकी मर्जी होगी तो वहां भी कर देगी, सिंपल। कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी देख लेते हैं, 3 बातें बताई थी, चेयरपर्सन है, पार्ट टाइम मेंबर है, होल टाइम मेंबर है। पार्ट टाइम और होल टाइम 5 से ज्यादा नहीं होंगे, 5 नहीं, 5 से ज्यादा नहीं होंगे। अब ये तीनों तो ठीक है, लेकिन ये होंगे कहाँ से, ये वो होंगे जो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एक्चुअल साइंस की समझ रखते हो, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन की समझ रखते हो, ये लोग वो होंगे। बट एक लाइन और आ रही है, चेयरपर्सन और होल टाइम से निकलता है, ये प्रोविजो है और रेड से मार्क कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि इन तीनों, इन जो ये तीनों हमारे इंश्योरेंस चलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और एक्चुअल साइंस इंश्योरेंस रिस्पेक्टिवली जो भी हैं, इसमें से एक एक मेंबर जरूर हो। चेयरपर्सन लाइफ का है तो बाकी 2 अलग साइंस उससे हो जाएंगे, चेयरपर्सन अकाउंटेंसी का है तो वो बाकी 3 उससे एक एक से हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि भाई इंश्योरेंस को रेगुलेट कर रहे हो, इंश्योरेंस का जानने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है भाई, पॉइंट हो गया, कब तक काम करेंगे, ये तीनों 5 साल के लिए काम करते हैं मैक्सिमम। पहला तो ये, जो चेयरपर्सन है वो 65 ईयर से काम करता है, ठीक है, उस 65 का हुआ, शायद 2 ही साल हुए हैं उसको अपॉइंटमेंट होते हुए, उसको छोड़ना पड़ेगा ऑफिस, ये 62 का हो जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। इसका कोई ऐसी डेट नहीं दे रखी, क्योंकि इसका पार्ट टाइम है, 5 साल के लिए रहता है। इसको रीअपॉइंटमेंट मिलता है चेयरपर्सन को, इसको रीअपॉइंटमेंट मिलता है, इसको नहीं मिलता। अरे भाई तो है ही पार्ट टाइम, क्या हमसे रीअपॉइंटमेंट लेगा, काम करना है तो पूरा होके फुल टाइम होके काम कर, सही बात है ना। और एक और लाइन आ रही है देखो इधर से, ये तीनों पे अप्लाई होती है। वो कह रहे हैं कि मेंबर रिजाइन भी कर सकता है, 3 महीने का नोटिस दो कि भैया मुझे छोड़ना है, जनवरी बोलो 3 महीने रुको और छोड़ दो, ठीक है, मैं 3 महीने बाद छोड़ दूंगा ऐसे। और रिमूव भी वो कह सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 6 के हिसाब से। सेक्शन 6 क्या है आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब ये काम तो फ्री में करेगा नहीं, लॉ इंटर्न तो है नहीं कि अनपेड रहेगा, तो इसको सैलरी देनी पड़ेगी। रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए, जो अगर आपको मिलेगा तो उसमें लिखा है कि जो चेयरमैन होगा वो 26,000 लेगा और होल टाइम मेंबर 22,500 लेंगे।
वहीं पे होल पार्ट टाइम वाले अलाउंसेस लेंगे जो प्रिस्क्राइब करेगा, इसमें डीए, कंपल्सरी अलाउंसेस, कहीं जाने आने का खर्चा लेगा। ठीक है, अगर इनका काम टेन्योर हो जाता है, जब छोड़ देते हैं ये, तो आने वाले 2 साल तक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट नौकरी नहीं करेंगे या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम नहीं करेंगे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जा अंजलि जा, तो कर सकती है अंजलि, सिंपल। अब देखो सेक्शन 21, आपने हर जगह बहुत एक्ट पढ़े होंगे, देखा होगा कि ऑफिसर विल बी ट्रीटेड एज पब्लिक सर्वेंट। हाँ भाई, ये जितने भी है ना मेंबर्स, और जो इसके अंदर ऑफिसर्स भी अपॉइंट होते हैं, आगे आपको रेफरेंस मिल जाएगा उसका, उनको हम पब्लिक पर्सन कंसिडर किए जाएंगे, जो कि सेक्शन 21 आईपीसी और सेक्शन 2 क्लॉज 28 ऑफ बीएनएस है। सेक्शन 22 क्या बोलता है कि जो कोई सा भी एक्शन उन पर नहीं लिया जाएगा अगर वो गुड फेथ में, 2 केस ला सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। सेक्शन 6 देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है अगर कोई बंदा दिवालिया घोषित हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, फिजिकली या मेंटली इनकेबल हो जाए, काम ही नहीं कर सकता, तो कैसे रहेगा। कन्विक्टेड हो जाए मॉरल टर्पिट्यूड्स की तरह, उसने कोई ऐसा फाइनेंशियली अदर इंटरेस्ट कर लिया जो कि उसका अगर उसको फंक्शन करने दे तो प्रेजुडिस लिया जाए, मतलब उसके लिए गलत, उसके लिए मतलब गलत हो जाएगा अगर उसको हमने अलाउ कर दिया फंक्शन करने के लिए। उसने अपनी पोजीशन का अब्यूज किया है, अगर उसको नहीं हटाया तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। 25 दिन में डबल करूंगा पैसा, ऐसे करो, ऐसे लोगों से गलत कर दी, स्कीम में फंसवाया, तो इन दोनों में ना रिमूवल होता है, लेकिन पहले एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है सुनने की उनको। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने टेन्योर जान लिया, सैलरी जाननी, हटते कैसे हैं, कौन आता है, ये बैठ के मीटिंग भी तो करेंगे, कैसे थोड़ा ना आराम से, कोई पार्लियामेंट थोड़ा चल रहा है कि आगे मजे मजे यू नो चले गए, कुर्सियां फेंक ली, चलो घर, पैसा खर्च करके, ये मीटिंग करनी पड़ेगी इनको। तो ये अथॉरिटी अपॉइंट हुई ना, ये खुद के बिजनेस जो ट्रांजेक्शन्स होंगे इसके बिजनेस के, कहाँ पे करनी है, किस पे करनी है, कब करनी है, ये खुद डिसाइड करेगा, क्लॉज 4 कहता है। अब क्लॉज 4 के बाद तुम चलो क्लॉज 1 में। अथॉरिटी वहाँ जहाँ उसको लगता है कि हमें बैठना चाहिए, कितने लोगों का कोरम चाहिए, वो सब वो डिसाइड करेगी, बट उसको 1/3 तो चाहिए चाहिए अपनी स्ट्रेंथ का। ठीक है, चेयरपर्सन अगर अटेंड नहीं कर पा रहा है, कोई अदर मेंबर भी अटेंड नहीं कर पा रहा, तो अपना दूसरा बच्चा छोड़ के जाएंगे, भाई ये संभालेगा, ये भाई है मेरा। ठीक है, उसको कर देंगे वो। अब वोटिंग करानी है भाई, जो मेजोरिटी का एक ही वो होगा, मान लो इक्वल हो गए, दो दो इधर दो इधर, अब क्या करें, अब चेयर पर्सन आएगा कि भाई मैं बताऊंगा, मैं तीसरी बताऊंगा कौन सा सही कौन सही होगा, तो चेयर पर्सन का एक्स्ट्रा वोट, इसको कास्टिंग वोट कहा गया है सेट के अंदर, सिंपल। सेक्शन 12 ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी। ऑफिस अथॉरिटी वो ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है जो इसको जो फंक्शंस बनाए हैं सेट के अंदर उसको डिस्चार्ज करने के लिए, अगर उनको लगता है कि वो केपेबल नहीं है या उनको ज़रूरत है, ताकि ईजिली हो जाए। अभी मैंने बताया था ना उसकी सैलरी के अंदर की ऑफिसर्स लिखा हुआ है, ये रहे आगे। ठीक है, और यही है कि जितने भी इसके अंदर होंगे वो सब रेगुलेशंस के हिसाब से गवर्न होंगे, सिंपल। और सेक्शन 11, कोई भी एक्ट और प्रोसीडिंग्स जो हमने ऊपर तक करी वो इसलिए इनवैलिड नहीं हो जाएगी भाई कोई डिफेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में, या डिफेक्ट था आपने जो पर्सन को जो अपॉइंटमेंट हुआ वही गलत तरीके से हुआ, इरेगुलरिटी थी किसी प्रोसीजर में, अनटिल अनलेस उसकी पूरे मेरिट्स ऑफ द केस को या मीटिंग्स के पर्पस को वो नहीं करता ये अफेक्ट, तो नहीं होगा। चैप्टर 3 इंश्योरेंस इंटरिम वाली बात कहती है, तो इंटरिम इंश्योरेंस कहती है भाई जो भी असेट्स होंगे, डेट्स होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगे, सम्स होंगे, जो मैंने खर्चे उठाए हैं, मैंने डेट दिया है, मैंने केस किए हैं, मेरे पे केस हुआ है, इवन एक दिन पहले तेरे आने से पहले, तो जितना भी मैंने लिया है वो सब तेरा हो जाएगा। वो कह रहा है ले रख अपना समोसा अपने पास, सब कुछ तेरा है। ठीक है, ड्यूटीज इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है बड़ा से क्वेश्चन में बहुत बच्चों को याद कैसे होगा, इसलिए कुछ है नहीं उसमें, लेकिन आपको भी लग रहा हो यार इतने तो ड्यूटीज कैसे याद करेंगे, ये देख लो। अब लग रहा है बड़े, इसको इसी तरह से अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, इजीली याद होगा, एक सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर दिया है, उसके अंदर डाल दिया है, आराम से याद कर लो। पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन का पहला है, ए और बी पढ़ेंगे उससे क्योंकि वो बेरेट की लैंग्वेज है, तो पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन हमारा वो बना टाइटल, ए और बी पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए इशू करेंगे सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पावर है कि वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, रिन्यू करा सकती है, मॉडिफाई करा सकती है, विड्रॉ करा सकती है, सस्पेंड कर देगी, कैंसिल कर देगी। ठीक है, वो उसके ऊपर पावर है और ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे किसके इंटरेस्ट को, पॉलिसी होल्डर्स के। भाई कहाँ कौन से मैटर से रिलेटेड, असाइनिंग ऑफ पॉलिसी, जब तुम अपनी पॉलिसी किसी और के नाम कर रहे हो, तुमने लोन लिया और तुमने अपनी पॉलिसी की ऐसा वो रख दी कि उसमें कोलेटरल की, अगर मैं नहीं चुका पाया तो आप इससे करना, असाइन कर दी। नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर, पापा ने अपने बच्चे को बनाया तो किस तरह के रूल से बनाएगा ताकि उसका मिस यूज ना हो, सही तरीके से हो पर वो उसका जो प्रोसेस है।
इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी पे कैसे बनेगा, आप अपनी प्रॉपर्टी का ही करोगे ना। घर आपका जलेगा तो आप ऐसे क्लेम करोगे ना, पड़ोसी का जल के थोड़ा ना कहोगे अरे मुझे मेरा भी तो पड़ोसी है तो मेरा भी तो होगा ना, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी, थोड़ा करोगे उसके साथ। तो ये इतनी सी बात करता है। और सरेंडर वैल्यू के तुम सरेंडर कर दी तो कैसे उसका वो निकलेगा कि कितनी वैल्यू बनती है उस समय। इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट कैसे करोगे, इन सब पे वो बनाएगी अथॉरिटी, रूल्स एंड ड्यूटीज उनकी रिलेटेड है। मार्केट रेगुलेशन सी डी ई एंड ई, ठीक है, रेगुलेट कर रहे हैं मार्केट को हम। वो क्वालिफिकेशन बताएगी, ट्रेनिंग करवाएगी किनकी, इंटरमीडिएट के एजेंट्स की, जो अभी हम पढ़ के आए थे उसकी डेफिनेशन में याद है। सर्वेयर्स एंड लॉ ऑफिसर भी पढ़ के आए थे हम, उनका भी करेगी कि उनका कैसा कंडक्ट होना चाहिए। और इसका मेन पर्पस की एफिशिएंसी बढ़ाएगी इंश्योरेंस बिजनेस की। ऐसा नहीं हो कि सब हवा में बातें हो रही हैं, सही में प्रोडक्ट काम करें, सबको जो लोग हम पॉलिसीज बना रहे हैं, हमारा एक्ट है वो फ्रूटफुल साबित हो। अब मार्केट डेवलपमेंट देख लो, एफ एंड ओ। एफ क्या बोल रहा है भाई, वो प्रमोट करेगा अपनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कनेक्टेड है ना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस से, उनका प्रमोशन हो। और ओ क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो ये कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये इन पे एक परसेंटेज बताएगी, जो आपको, जो आपने प्रीमियम लिया है लोगों से, मान लो 100 करोड़ उठाए या 200 करोड़ उठाए, तो उसका कितना परसेंट आप एक ऐसी फाइनेंस स्कीम में लगाओगे जिससे ये हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है। मतलब भाई सरकार बहुत कुछ ऐसी योजनाएं चलाती हैं आजकल, या उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं जहाँ पे एजेंट्स या इनका असेसर्स का ट्रेनिंग होता हो, तो उससे पर्पस तो हमारा एफ वाला ही फुलफिल हो रहा है ना। तो उसमें आप हल्का थोड़ा थोड़ा खर्चा डालो जिससे इंश्योरेंस बिजनेस रेगुलेट रहे, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस को चलने के लिए भी तो पैसा चाहिए। आप लोगों को दे दोगे बट आपको ये मेंटेन करना है एक अच्छा सा डेकोरम और उस चीज़ों का, उसके लिए आपको चाहिए। तो मनी फ्लो बनाने के लिए आप अच्छी जगह पैसा लगाते हो, और वो फाइनेंस स्कीम कुछ भी हो सकती है सर जो आप उस समय हो, जिससे एफ वाला पर्पस फुलफिल हो। इजी। सुपरविजन जी एंड एच, लेवी कर देगी फीस भाई, कुछ गलत करोगे तो फीस लगा देगी, चार्ज लगा देगी। एच में सुपरविजन कर रही है भाई, उसको लगा इंस्पेक्शन करना है, मेरे को तो इंक्वायरी करूंगा मैं, तो उसने गलत बात कर रही है, किसी को बोल देगा अकाउंट्स भेज दो अपने, इन्वेस्टिगेशन करा देगा, ऑडिट उठा देगा किसी कंपनी की, ठीक है। और कौन है भाई, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट तो आएंगे, क्योंकि वही तो इंश्योरेंस करने हैं लोगों का, तो उन्हीं का तो करेगी। फाइनेंशियल रेगुलेशन, अब आई एंड ओ, ठीक है। हाँ तुम कहोगे ओ पढ़ लिया, हाँ तो कोई बात नहीं, पढ़ लिया ना, आई देख लो। फाइनेंशियल रेगुलेशन में कंट्रोल करेगी ऐसे रेट्स को जो कि 64U के अंदर नहीं रेगुलेट होते। उसमें ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी जो बनी है वो उसका देखेगी, अगर उसको लगता है कि मैं इस पर बना सकता हूँ तो इस पर वो अपना रेगुलेशन बना लेगी रेट्स एंड उसको लेके। सिंपल। पी देखो क्या कह रहा है, पी स्पेसिफाई करेगा परसेंटेज की लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस या जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस होगा, वो कितना परसेंटेज उनको करना पड़ेगा एज ए इंश्योरेंस कंपनीज इंटरमीडिएट्स को रूरल और सोशल सेक्टर में। भाई वहां तो जरूरत है ना, वहां तो इलिटरेट है, वहां तो लोग समझते नहीं है, पिछड़े वर्ग के हैं, तो वहां पे कितना कैसे उनको फ्लो बनाएंगे ताकि अगर उनके पे पीड़ा भी आया तो वो उसका फायदा उठा पाए। फंड रेगुलेशन जे के एंड ये कहा है, स्पेसिफाई करेगा भाई मेंटेन बुक्स कैसे करनी बता देगा, कि क्या रेगुलेट करेगा फंड्स को कैसे। भाई तुम ये नहीं कि तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपए तुमने उठाया प्रीमियम तो तुम क्रिप्टो में डाल दो, कहीं ऐसे डाल दो, तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम वो आज कर आप कलर ट्रेडिंग करने बैठ गए हो। नहीं भाई, सही जगह पे लगाओगे पैसा, लोगों का पैसा डूबना नहीं चाहिए। रेगुलेट करोगे मेंटेनेंस और मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, तुमने 500 करोड़ रुपए उठाए हैं तो 500 करोड़ रुपए मार्केट में मत लगाना, तुम ऐसा अपने पास 60 करोड़ रुपए रखना। भाई अगर तुम्हारे पास क्लेम उठाने आ गए लोग तो तुम दोगे कहां से पैसा, ये बोलोगे अरे भाई अभी तो मार्केट डाउन है, तो वो नहीं करना है। कुछ पैसा जो परसेंटेज है उसको रखना है अपने पास, इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइज का कुछ दिक्कत होती है वहां पे, लोग क्लेम करते हैं ज्यादा कुछ हो जाता है, तुम दे पाओ लोगों को, लोगों का पैसा डूबे ना। डिस्प्यूट रिजॉल्व करोगे भाई, एम कहता है कि तुम्हें जो डिस्प्यूट्स होंगे इंटरमीडिएट्स और जो ये इंश्योरेंस और जो कंपनीज कर रही है और जो उनके एजेंट्स है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है तो वो कर सकते हैं। अब तुम कहोगे पॉलिसी होल्डर्स कहाँ जाएंगे, भाई वो ओम्बड्समैन में जाएंगे, उनके जो यार लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे, या जो कंपनी के पहले लिटरेचर कमीशन बनवाता है ना, जो जिससे होते हैं वो करती है। सुपरवाइज करती है फंक्शन ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, एम में ये भी देख लो। अब दूसरा है भाई जो भी पावर एक्सरसाइज करने की बच्ची वो भी कर लेगी क्यों के अंदर। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है भाई, इसको पढ़ो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी ड्यूटी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, यहाँ पे पूरा होता है, 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर आप AIB 21 दे रहे हो तो ये एक वीडियो थी हमारी,
ऐसे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 घंटे से कम की है, देखना चाहो देख लेना। इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारी क्या लॉ पढ़े ने कैसा कंटेंट बनाया था और क्या रिजल्ट रहा था एआईबी का। अब अगर आप दे रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियोस भी चाहिए क्या, वीडियो प्लस टेस्ट चाहिए क्या, या आपको एक फुल टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें 3 से 5 पेपर होंगे और बहुत तगड़े पेपर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।